इस फ्यूचरिस्टिक कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका की उस पार्ट को दिखाते हुए जहां पर बहुत सारी जंग और नेचुरल डिजास्टर होने के कारण वहां की इकोनॉमी हिल गई थी। चारों तरफ एकदम से तबाही हो चुकी थी, जिस वजह से गवर्नमेंट भी बिखर जाती है। रिसोर्सेज बहुत कम हो गए थे, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अमीर लोग मौजूद थे जो बाकी लोगों से स्टेटस में ज्यादा ऊपर हैं। उन सारे अमीर लोगों ने अपने पैसे लगाकर अपनी एक टीम बनाई और सारे रिसोर्सेज को अपने अंडर कर लिया, जिस वजह से वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं जिस सोसाइटी का नाम कैपिटल था, और बाकी सारे गरीब लोगों को दूर कर दिया गया। उन सारे गरीब लोगों के अंदर 13 आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए और उन 13 आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट में हर एक गरीब लोगों के स्टेटस के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज किया जाता। इन सारे अमीर लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो गरीबों को थोड़े से रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, लेकिन वो तो उन्हें अपने बराबर का समझते ही नहीं थे और गरीबों की डिसरिस्पेक्ट करते थे। लेकिन ये सारे 13 आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट वाले कब तक ये सारी चीजें सहने वाले थे? वो सभी एक साथ मिलकर कैपिटल नाम के उस अमीर लोगों के ग्रुप के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे एक बहुत ही बड़ी जंग हो चुकी थी। लेकिन रिच पीपल्स के पास आर्मी भी काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से डिस्ट्रिक्ट 13 के तो सारे लोगों को मार दिया गया। बाकी बचे हुए डिस्ट्रिक्ट भी ये सारी चीजें देखकर पीछे हट जाते हैं, जिससे कि उन सभी की हार हो गई और अमीर लोग वापस से जीत गए। अब हमें यहाँ दो बच्चे दिखाए जाते हैं जो कैपिटल ग्रुप से बिलोंग करते थे, लेकिन वो भागते हुए बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट के एरिया में आ चुके हैं। दरअसल उन्हें देखना था कि ये सारे डिस्ट्रिक्ट वाले लोग कैसे रहते हैं। लेकिन वो दोनों जैसे ही एक जगह पर रुकते हैं तो उनके सामने एक जंगली कुत्ता आकर भौंकने लगा था। वो उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता ही है, तभी उस लड़के ने अपने एक बैग को उसकी तरफ फेंक दिया। कुत्ते का ध्यान भटकते ही वो दोनों भागते हुए स्टैचू के पीछे जाकर छुप जाते हैं। लेकिन उन दोनों ने अपनी आंखों से देखा कि डिस्ट्रिक्ट का एक आदमी अपनी भूख मिटाने के लिए किसी दूसरे आदमी का मांस खा रहा है। ये चीजें बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, इसीलिए वो दोनों बच्चे भागते हुए अपनी टेरिटरी में वापस आ गए। वो दोनों तो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, पर जब वो अपनी ग्रैंड मदर के पास आते हैं तो ग्रैंड मदर उन्हें एक बहुत ही बैड न्यूज देती है। उन्होंने बताया कि तुम्हारे फादर को डिस्ट्रिक्ट 12 वालों ने जान से मार दिया है, क्योंकि उन गरीबों का मानना था कि ये सारे अमीर लोग उन्हें कीड़ों की तरह समझते हैं और इन्हें सबक तो मिलना ही चाहिए। अब धीरे धीरे समय बीतता चला गया और साल में कई बार इस तरीके की जंग हुआ करती, लेकिन कैपिटल सोसाइटी वालों ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया था। वो होता है ट्रीटी ऑफ ट्रीजन, और ये एक ऐसा गेम है जहाँ पर हर एक सोसाइटी और हर एक कम्युनिटी के लोगों को चुना जाता था एक फाइट के लिए। यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक टीम चुनी जाएगी और उनमें फाइट होगा। जो अंत तक टिका रहेगा उन्हें कैपिटल ग्रुप वाले इनाम देते थे। ये गेम्स अप्लाई करने के कारण कैपिटल और डिस्ट्रिक्ट वालों में जो लड़ाइयां हुआ करती थी वो रुक जाती हैं, क्योंकि उनके पास रिवॉर्ड्स हासिल करने का एक वे हो चुका था। इस पूरे गेम के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप को एक दूसरे से लड़ाई करके उनकी जान लेनी पड़ती थी। यानी ये बिल्कुल भी नॉर्मल गेम नहीं था। हमें तो अब यहाँ पर कॉरिलाइनस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी मदर और टाइग्रिस नाम की एक कजन के साथ रहा करता था। कॉरिलाइनस की फैमिली पहले तो अमीर हुआ करती थी, लेकिन वॉर के कारण उनकी फैक्ट्रीज बंद हो गईं। इसीलिए उनका स्टेटस बहुत ही नीचे गिरने लगा होता है, और अगर कैपिटल वालों को ये पता चल गया तो उसे बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसीलिए कॉरिलाइनस पूरा ट्राई कर रहा था पैसे कमाने के लिए, और वो कोशिश करने लगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर उसे स्कॉलरशिप मिल जाए। कॉरिलाइनस तो एक मेंटर होता है जो उन सारे लोगों को गाइड किया करता था जो साल में एक बार होने वाले उन सारे प्लेयर्स को सिखाते थे, क्योंकि ये गेम पूरे वर्ल्ड वाइड के लोग देखते हैं, इसीलिए इनका इंटरटेनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब यहाँ पर सारे मेंटर्स एक असेंबली में जमा हो जाते हैं, जहाँ कास्का नाम का एक डॉर्फ आदमी सभी को बता रहा था कि ये गेम किस तरीके से काम करता है। चौंकाने वाली बात ये थी कि कास्का ने ही उस पूरे गेम को डिजाइन किया है। वो अब सारे मेंटर्स को कहने लगा कि तुम्हें जो भी प्लेयर असाइन होगा उसे अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देकर रेडी करना है, और जो भी टीम जीतेगी उसके मेंटर को भी स्कॉलरशिप मिलेगी। जिस बात से कोरिलाइनस थोड़ा खुश हो गया था, क्योंकि उसे अब स्कॉलरशिप बड़ी आसानी से मिल सकती है। कोरिलाइनस फाइटिंग स्किल में बहुत ही अच्छा था। कास्का ने तो स्क्रीन पर बहुत सारे लोगों को दिखाना स्टार्ट किया जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और इन्हीं लोगों को चुना जा रहा था डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए। पर जब कॉरिलाइनस की बारी आती है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट 12 की लूसी नाम की एक लेडी को असाइन किया गया था। जितना लोअर डिस्ट्रिक्ट होता है उतने ही पुअर लोग होते हैं, और यही मानना था कि जो सबसे नीचे है वो जल्दी मारा जाएगा। कॉरिलाइनस इस बात से बहुत नाराज हो जाता है कि उसे लूसी को ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जो बहुत ही ज्यादा कमजोर है।
लेकिन जब सेलेक्ट किए गए सारे लोगों को एक ग्राउंड में लेकर आया जाता है तो लूसी को स्टेज पर बुलाया गया। लूसी भले ही कमजोर थी लेकिन उसके अंदर एटीट्यूड भर भर के होता है। वो तो रास्ते में एक दूसरी लेडी का मजाक उड़ाने के लिए उसके कपड़ों में कुछ डाल देती है जिससे कि वो परेशान होने लगी। पर लूसी को जब स्टेज पर बुलाया गया तो एक मेंटर उसे मारता है क्योंकि वो गरीब थी और गरीबों पर अत्याचार तो बनता ही था। बट लूसी का फेशियल एक्सप्रेशन इससे चेंज नहीं होता और वो एक तरीके से गाना गाने लगी थी। कोरिलाइनस ने जब लूसी का ये एटीट्यूड देखा तो वो एक तरीके से उससे इम्प्रेस हो जाता है। उसे लगने लगा कि ये एटीट्यूड फाइटिंग में भी बहुत जरूरी होती है। जब सारे लोगों को लाया जा रहा था तो कोरिलाइनस सीधा लूसी के पास पहुंच गया फ्लावर लेकर, पर लूसी तो कोरिलाइनस का वो फ्लावर खाने लगी थी जो एक डिसरिस्पेक्ट दिखाता है। अब यहाँ लाए गए सारे प्लेयर्स को एक ट्रक के अंदर भरा गया ताकि उन्हें बैटल ग्राउंड की तरफ लाया जा सके। एक प्लेयर तो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि उसे जबरदस्ती लाया गया था। इसी मौके का फायदा उठाकर पता नहीं क्यों कोरिलाइनस भी उनके ट्रक में चला गया। जल्द से जल्द उन्हें लेकर चले जाते हैं बैटल ग्राउंड की तरफ। अब उस ट्रक के अंदर कई लोग ऐसे थे जो कोरिलाइनस के स्टेटस को देखकर काफी जलने लगे। वो तो कोरिलाइनस को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन लूसी ने कहा कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, इसीलिए तुम अपनी जगह पर बैठ जाओ। यानी एक तरीके से लूसी भी कोरिलाइनस का सपोर्ट कर रही थी। देखते ही देखते अब सभी लोगों को एक बड़े पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया गया जहां सारे प्लेयर्स एक साथ रहेंगे। वहां पर तो अब रिपोर्टर्स भी आ चुके थे जो लूसी के साथ कोरिलाइनस, जो कि एक कैपिटल सोसाइटी से बिलोंग करता था, वो मौजूद होता है। कोरिलाइनस से पूछा जा रहा था कि आखिर आप इन सारी चीजों में क्या कर रहे हो? आप तो मेंटर हो जो सिर्फ प्लेयर्स को सिखाएगा कि फाइटिंग कैसे करनी है, ना कि खुद इस गेम में पार्टिसिपेट करना है। कोरिलाइनस तो बोल रहा था कि मैं इन सभी लोगों के बीच में रहकर एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि इनके ऊपर क्या गुजरती है। लेकिन जब ये सारी बातें हायर मैनेजमेंट को पता चली तो वो कोरिलाइनस को वहां से अलग करके लेके जाते हैं। जाते हुए लूसी सिर्फ इतना कह रही थी कि हम में से कई लोगों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए प्लीज हमारे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त किया जाए। कोरिलाइनस को ये बात दिल पर लग गई और वो इसके बारे में इंतजाम करने लगा। हमें तो अब कास्का के पास सारी मेंटर्स को दिखाया जाता है जो कोरिलाइनस को सजा देने की मांग कर रहा था क्योंकि कोरिलाइनस ने हमारी सोसाइटी के रूल्स तोड़े हैं। लेकिन गॉल नाम की एक प्रोफेसर वहां आकर कहती है कि कोरिलाइनस ने जो भी किया उससे व्यूअरशिप बढ़ चुकी है, यानी कि लोग इस सारे मोमेंट को बहुत ज्यादा बार देख रहे हैं। कोरिलाइनस का एक साथी जिसका नाम सेथ होता है वो भी उसके अगेंस्ट जाकर बोल रहा था कि ये हमारे मोरल वैल्यूज के खिलाफ है, हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए। पर तभी कोरिलाइनस को इससे एक आइडिया आया। वो सारे मेंटर्स कास्का और गॉल को कहने लगा कि वो डोनेशन के थ्रू प्लेयर्स को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि उन प्लेयर्स को फूड भी मिल पाएगा और व्यूअरशिप बढ़ते रहेगी। गॉल को कोरिलाइनस का ये प्लान अच्छा लगता है, इसीलिए उसने कहा कि तुम्हें रिटर्न में ये सारे आइडियाज मेरे पास सबमिट करने होंगे, जिसके बाद ही मैं इसे अप्रूव करूंगी। अब यहाँ क्लास खत्म होते ही कोरिलाइनस सेथ के साथ उसी पिंजड़े की तरफ चला जाता है जहाँ सारे प्लेयर्स को बंदी बनाकर रखा गया था। सेथ भी यहाँ पर कुछ खाने का सामान लेकर उन्हें प्रोवाइड करता है, लेकिन कई लोग उससे मना कर रहे थे क्योंकि वो सारे गरीब लोग इसमें उनकी डिसरिस्पेक्ट समझते हैं। लेकिन कोरिलाइनस लूसी को खाना बड़ी इज्जत से दे रहा था, इसीलिए वो ले लेती है और अपने भी कई सारे दोस्तों को प्रोवाइड करती है। पर यहाँ दूसरी तरफ एक लेडी किसी गरीब को पानी पीने के लिए तरसा रही थी और उसे पानी पीने के लिए दे नहीं रही होती। इस बात से उस प्लेयर को बहुत गुस्सा आया और उसने पानी की बोतल छीनकर उस अमीर लेडी को मारना स्टार्ट कर दिया। वो तो उसके गले में ही बोतल घुसा देती है जिससे वो वहीं पर मर गई। कोरिलाइनस अपने क्लासमेट को बचाने के लिए जाता है पर शायद तब तक काफी देर हो चुकी होती है। कोरिलाइनस को अलग किया गया और इस हमला करने वाले प्लेयर को जान से मार दिया गया। ये सब बहुत जल्दी हो रहा था क्योंकि अमीर लोग गरीबों को मारने से पीछे नहीं हटते। अब यहाँ कोरिलाइनस ने उन सारे आइडियाज को एक पेपर पर लिख दिया और रिटर्न प्रूफ सबमिट कर दिया हायर मैनेजमेंट के अंदर। इन सारे पेपर्स पर यही लिखा था कि व्यूअर्स अपने प्लेयर्स को डोनेशन कर सकते हैं और फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। अब कुछ देर बाद हमें कोरिलाइनस और सेथ दिखाए जाते हैं जिसे कि गॉल ने अपने ऑफिस में बुलाया था। उनके साथ तो लिया नाम की भी क्लासमेट होती है। गॉल का पूरा ऑफिस अलग अलग टाइप के जानवरों और कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ था क्योंकि गॉल को इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है। अब यहाँ पर लिया जो दूसरी क्लासमेट थी वो कोरिलाइनस का क्रेडिट खुद लेना चाहती थी, इसीलिए वो कहती है कि मैंने ही कोरिलाइनस को वो आइडिया दिया। पर गॉल ने कहा कि वो सारे पेपर तो मुझसे गलती से स्नेक्स के बीच में गिर गए हैं। ये एक ऐसे स्नेक्स थे जिनकी स्किन रेनबो कलर की होती है। गॉल तो कह रही थी कि मुझे वो पेपर ला के दूं तभी तुम्हें क्रेडिट मिलेगा,
लिया सोचने लगी कि मैं जल्द से जल्द वो पेपर खींच लूंगी और ये स्नेक्स मुझ पर हमला नहीं करेंगे, पर जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है एक स्नेक उसके हाथ पर काट लेता है। लिया बहुत ही ज्यादा तड़पते हुए नीचे गिर गई और जल्द से जल्द उसे एंटीडोट देने के लिए कुछ लोग आ गए। गॉल यहाँ पर कोरेलाइनस को एक खुशखबरी देती है कि उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, यानी अब वीवर्स अपने मन मुताबिक प्लेयर्स को डोनेशन दे पाएंगे, जिससे कि एटलीस्ट ये सारे गरीब प्लेयर्स को भूखमरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़े बैटल ग्राउंड में दिखाया जाता है जहाँ हर एक मेंटर अपने प्लेयर के साथ मौजूद था। उन सारे मेंटर को तो प्लेयर्स को गाइड करना था कि वो कैसे आगे बढ़े और दूसरों से फाइट करें। लूसी भी यहाँ कोरेलाइनस के साथ थी और वो दोनों बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग बनाकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक अब वो पूरा बैटल ग्राउंड गिरने लगा था और ऊपर के बहुत बड़े बड़े पिलर्स नीचे गिरकर तबाही मचा रहे थे। इस पूरे प्रोसेस में कई सारे प्लेयर्स की जानें चली गईं। कोरेलाइनस के भी हाथ से लूसी का हाथ छूट जाता है और एक पिलर कोरेलाइनस के हाथ पर गिर गया था। लूसी कोरेलाइनस को बचाने की कोशिश करती है और वो उसे वहां से निकाल भी ले रही थी, लेकिन यहाँ पर कुछ सोल्जर्स लूसी को पकड़कर कहीं दूर लेकर चले जाते हैं। कुछ समय के अंदर ही अब कोरेलाइनस को मेडिकल टीम के पास भेजा गया और उसका इलाज कराया गया। सेथ भी वहाँ पर मौजूद होता है। सेथ ये कहता है कि उन सारे प्लेयर्स में से मार्कस नाम का प्लेयर यहाँ पर बॉम्बिंग करने आया था, यानी कि ये उन सारे डिस्ट्रिक्ट वालों का प्लान होता है तबाही करने का। सोल्जर्स मार्कस को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस पूरे धमाके में कई मेंटर्स मारे गए और कई प्लेयर्स की भी जानें चली गई। अब यहाँ थोड़े दिनों तक आराम करने के बाद कोरेलाइनस उसी डिस्ट्रॉय हुए बैटल ग्राउंड की तरफ जाता है जहाँ कुछ दिनों के अंदर बैटल्स होने वाले थे। दरअसल कोरेलाइनस वहाँ जाकर कोई छुपने की जगह देख रहा था जिससे कि वो लूसी की मदद कर सके पूरे बैटल अरीना के अंदर। कोरेलाइनस को वहाँ कई सारे हाइडिंग प्लेसेस मिलते हैं और बड़े बड़े टनल्स भी थे जिसके अंदर अगर कोई चला गया तो वो ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर पाएगा। उसने तो बहुत अच्छी तरीके से मैप बना लिए और लूसी के पास चला गया सब कुछ बताने के लिए। लूसी को वो अच्छे से समझा रहा था कि तुम्हें कहाँ जाना है और किस तरीके से छुपना है। लूसी यहाँ कोरेलाइनस से काफी इम्प्रेस हो चुकी थी कि वो उसकी कितनी मदद कर रहा है, लेकिन अब सब कुछ लूसी के हाथ में है और उसी ही लास्ट तक टिकना होगा। अगले दिन जब सारे प्लेयर्स को इकट्ठा किया जा रहा था तब मार्कस नाम के उस बॉम्बर को भी पकड़ लिया जाता है, जिसे कि बैटल ग्राउंड के बीच में ही बांध कर रख दिया गया। वहीं दूसरी तरफ सारे मेंटर्स अपने कंट्रोल रूम में होते हैं जो अपने अपने प्लेयर को मॉनिटर पर देख रहे थे। वहाँ एक नया होस्ट आया होता है जो सब कुछ बता रहा था। थोड़ी ही देर के अंदर वो गेम चालू हो जाता है और सभी के सभी प्लेयर एक दूसरे को मारने के पीछे पड़ गए थे। हालांकि ये गेम लास्ट तक सरवाइव करने का था, पर लोग एक दूसरे को मारने के पीछे भागते हैं क्योंकि इससे जल्दी लोग खत्म हो जाएंगे तो वो आखिरी बचेंगे। पर कोरेलाइनस एकदम से परेशान था क्योंकि लूसी उन हिडन प्लेसेस पर जा ही नहीं रही थी। वो तो बैटल ग्राउंड के एकदम बीच में होती है जिस पर कई सारे प्लेयर्स हमला कर रहे थे। शुरुआत के कुछ ही मिनटों के अंदर तो कई सारे प्लेयर्स मारे गए। जो प्लेयर मर रहे होते हैं उनके मेंटर्स भी वहां से चले जाते हैं क्योंकि उनका अब इस गेम में कोई काम नहीं। कोरेलाइनस होप लगाए बैठा था कि लूसी को कुछ ना हो। तभी लूसी की नजर अपने एक साथी जैकब की तरफ जाती है जो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। इसीलिए अब लूसी जैकब को लेकर उसी हिडन प्लेस पर चली गई थी जो कि कोरेलाइनस ने बताया था। वो दोनों लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहे जो मॉनिटर पर प्रॉपर दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां पर भी अब कई सारे प्लेयर चाकू लेकर आ चुके थे जो अपने सामने मौजूद सभी को मारना चाहते हैं। लूसी तो जैकब के साथ एक बहुत ही सक्रिय वाले रास्ते के अंदर जाने लगी जहां पर वो नहीं आ सकते थे, लेकिन जैकब वहीं पर फंसा रह जाता है। पर अच्छी बात हो गई कि वहां कुछ और प्लेयर आने की वजह से वो इसमें बिजी रह गए। वहीं बैटल ग्राउंड के अंदर माया नाम की एक लेडी मार्कस नाम के उसी बॉम्बर को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता था कि वो बचकर कहीं नहीं जा सकता। इसीलिए माया ने मार्कस को जान से मार दिया और उसे आजाद किया। माया को बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं और उसे व्यूअर्स डोनेशन के तौर पर पानी की बोतल भेज रहे थे, लेकिन ड्रोन की मदद से वो बोतल पकड़ ही नहीं पाती और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमें तो अब लूसी और जैकब को दिखाया गया जो एक बहुत ही अंधेरे वाले प्लेस पर मौजूद थे। वहाँ पर बहुत गंदा पानी बह रहा था, लेकिन उन्हें काफी प्यास लगी होती है। लूसी तो यहाँ जैकब की मदद करना चाहती थी, पर जैकब उस पर ही गुस्सा कर रहा था क्योंकि वो बैटल ग्राउंड में रहता तो इस पूरे कंडीशन से अच्छा वो मर ही जाता। इसी वजह से अब जैकब लूसी को काफी टॉर्चर करने लगता है। यहाँ होस्ट सभी को बता रहा था कि अब पूरे प्लेयर्स में से सिर्फ 10 प्लेयर ही बचे हुए हैं जिनमें अब फाइनल बैटल शुरू होने वाली है। कोरेलाइनस देखता है कि जैकब लूसी को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा है क्योंकि जैकब ने कई दिनों से पानी नहीं पिया होता। लूसी एक ऊपर वाली जगह पर चली जाती है अपनी जान बचाने के लिए,
इसी वजह से कोरियोलाइनस ने एक वाटर बॉटल फेंकी जो सीधा जाकर जैकब के मुंह के ऊपर लगती है। ये इतनी जोर से मारा गया कि जैकब बेहोश हो चुका था। लूसी ने सोचा कि जैकब मर चुका है, इसीलिए वो आखिरी बातें कहकर वहां से चली जाती है। पर अफसोस उस जगह पर बचे हुए सारे प्लेयर्स जमा होने लगे थे जो लूसी को घेर लेते हैं। वो सभी तो अब एक टीम की तरह काम कर रहे थे, जैसे कि उन्हें सरवाइव करना हो अंत तक। अब लूसी अकेले कैसे इन सारे लोगों से लड़ पाएगी, यही सोचते हुए कोरियोलाइनस अब कई सारे ड्रोन्स भेजता है जिसमें वाटर बॉटल्स थी। उतने सारे ड्रोन आ जाने की वजह से लूसी को चांस मिल गया और वो बहुत सारे बॉटल को इकट्ठा करने लगी। बचे हुए सारे प्लेयर्स भी अपने साथ लड़ाई करने लगे थे। सबसे पहले वो सभी माया नाम की उस लेडी के पास चले जाते हैं जो पत्थरों के ऊपर थी और उसने ही मार्कस को मारा था। सभी बचे हुए लोग माया के ऊपर लगातार हमला करते हैं और अंत में उसे भी मार देते हैं। पर यहाँ लूसी को कोरियोलाइनस ने कुछ बात बताई थी। वो जल्द से जल्द सारे वाटर बॉटल्स को इकट्ठा करती है और एक वाटर बॉटल के अंदर कुछ पॉइजनस पाउडर डाल देती है जो कोरियोलाइनस ने दिया था। देखते ही देखते उसने बाकी वाटर बॉटल को फोड़ दिया और उसी पॉइजनस वाटर वाले बॉटल को वहीं पर रखा था। लूसी फिर उनसे बचने के लिए एक छोटे चैम्बर में चली गई जिसे ओपन सिर्फ अंदर से ही किया जा सकता था, यानी कि लूसी जब तक वहां पर है सुरक्षित है। सभी लोग अलग अलग घूमकर बाकी प्लेयर्स को ढूंढने लगे जिससे कि उन्हें मारकर लास्ट में सरवाइव किया जा सके। अब एक लेडी जिसे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी वो उसी वाटर बॉटल को जाकर पीने लगती है, पर उसे क्या पता कि ये तो पॉइजनस है। थोड़ी देर के अंदर ही वो लेडी बहुत बुरी तरीके से मारी गई। उसका एक साथी जब इस हालत में अपने फ्रेंड को देखता है तो वो बहुत चिल्लाने लगा और अब तक तो उसके बहुत सारे प्लेयर्स मारे जा चुके थे। उस ब्लैक गाय ने तो सम्मान के तौर पर सारे डेड बॉडी के ऊपर कपड़े डाल दिए और कैमरा में देखकर इस गेम के मेकर्स को ही दोष देने लगा कि सब तुम्हारी गलती है। लेकिन तभी उस जगह पर गॉल का एक वीडियो मैसेज आता है जो सारे लोगों को बता रही थी कि उन प्लेयर्स को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस बॉम्बर को तड़पा कर मारना था उन्होंने बड़ी आसानी से उसे मौत दे दी। अब चाहे कोई भी इस खेल का विनर हो, सभी को मरना होगा, जो इस पूरे गेम का सबसे खतरनाक स्टेज था। यानी कि गॉल अपने लेबोरेटरी में मौजूद उन सारे रेनबो वाले स्नेक्स को पूरे बैटल ग्राउंड में छोड़ देगी, जिससे सभी लोगों को काट कर वो मार देंगे। कोरियोलाइनस तो इस पर बहुत ज्यादा शॉक हो गया, पर उसके पास एक आइडिया था। उसे पता होता है कि गॉल के जो वो रेनबो वाले स्नेक्स हैं, अगर उन्हें किसी इंसान की बॉडी परफ्यूम या फिर बॉडी स्मेल के बारे में पहले से पता हो तो वो उसे डैमेज नहीं पहुंचाते। कोरियोलाइनस ने तो उन सांपों के एक बहुत ही बड़े ढेर के अंदर लूसी का हैंड का चिप डाल दिया था, जिससे कि उन सारे स्नेक्स को लूसी के बॉडी फ्रेग्रेंस के बारे में पता चल जाए। वहीं अब हमें लूसी को दिखाया गया जिसके ऊपर और भी कई सारे प्लेयर्स मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लूसी तो उन सारे हाइडिंग प्लेस के अंदर ही थी, पर अब प्लेयर नुकीले वेपन उसके ऊपर चलाते हैं, जिससे लूसी की जान बहुत खतरे में पड़ गई थी। लूसी के पास जो पॉइजनस पाउडर बचा हुआ था वो उसकी मदद से एक प्लेयर को मार देती है, पर दूसरा वाला प्लेयर अब उसके ऊपर टूट पड़ा था। वो जैसे ही बैटल ग्राउंड में आते हैं तो पता चला कि एक बड़ा सा ड्रोन वहां आ चुका है, जिसके लगे हुए एक कंटेनर के अंदर सारे स्नेक्स को रखा गया था। अगले ही मोमेंट में उस पूरे बैटल ग्राउंड के अंदर स्नेक्स को छोड़ दिया जाता है। इतने सारे जहरीले स्नेक्स जिस भी प्लेयर को पकड़ रहे थे उन्हें मारते जाते हैं। कोई भी प्लेयर उन सांपों से बच नहीं पा रहा था। एक प्लेयर तो लूसी को मारने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे भी सांपों ने काट लिया। पर वो सारे स्नेक्स जब लूसी के ऊपर चढ़ने लगे तो उसके बॉडी फ्रेग्रेंस के बारे में उन्हें पहले से ही पता था, इसीलिए लूसी एकदम शांत रहती है, तो वो सांप उसे काटते ही नहीं और धीरे धीरे उसकी बॉडी से उतरने लगते हैं। ये चीजें देखकर वो कंट्रोल रूम में सारे ट्रेनर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। वो सभी गॉल से कहने लगे कि लूसी ही इस प्रतियोगिता की विनर है। गॉल को भी सभी के सहमति के अकॉर्डिंग ये अनाउंस करना पड़ा कि लूसी जीत चुकी है। कोरियोलाइनस भी बहुत खुश था लूसी को सेव देखकर। पर अब थोड़ी देर बाद कोरियोलाइनस को कास्का बुलाता है, क्योंकि कास्का के पास अब पॉइजनस पाउडर वाला बॉक्स और वो हैंकरचिप था, जिसकी मदद से कोरियोलाइनस ने ही लूसी की मदद की थी। ये उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ था, इसीलिए कास्का कोरियोलाइनस को सजा देता है कि तुम्हें अब कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी और तो और तुम्हें कैपिटल सोसाइटी से निकाल कर डिस्ट्रिक्ट 10 में भेजा जा रहा है। ये वो जगह थी जहाँ सारे गरीब लोग रहा करते थे और उनकी हालत बहुत खराब होती। एक तरीके से कोरियोलाइनस को बहिष्कृत कर दिया गया था। उसे गरीबों वाला टैग देकर डिस्ट्रिक्ट 10 में भेज दिया जाता है, लेकिन कोरियोलाइनस जानबूझकर डिस्ट्रिक्ट 13 में जाना चाहता था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट 13 में और कोई नहीं बल्कि लूसी रहती है। वहां पर उसे एक सोल्जर की नौकरी दी जाती है जो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट 13 के रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाकर रखने में मदद करेंगे।
इसके बदले उन्हें कुछ नहीं मिलता था, बल्कि वो भी एक गुलामों की तरह काम करने वाले हैं। अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से करने के बाद कोरिलाइनस कुछ दोस्तों के साथ एक पब में जाता है। उसने वहाँ पर किसी और को नहीं बल्कि लूसी को देखा जो गाना गा रही थी। वहाँ पर अचानक लूसी का एक्स बॉयफ्रेंड आकर काफी बदतमीजी करता है, जिससे कि वहाँ अब एक झगड़ा चालू हो गया था। काफी सारे लोग एक दूसरे से फाइट करने लगे थे जो लूसी के फैंस होते हैं। लूसी का बॉयफ्रेंड तो उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, लेकिन वहाँ कोरिलाइनस पहुंचकर उसके एक्स बॉयफ्रेंड को बहुत मारता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त सेथ के साथ काफी दूर भाग गया था। अगले दिन कोरिलाइनस लूसी से मिलने जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज आकर किस भी करते हैं, क्योंकि इतने समय में लूसी भी समझ चुकी थी कि कोरिलाइनस उससे प्यार करता है। लूसी ने बताया कि हम इस तरीके से खुले में नहीं मिल सकते। वो एक लेक का एड्रेस देती है जहाँ पर वो दोनों मिलेंगे और अपनी जिंदगी गुजारेंगे। कोरिलाइनस और लूसी काफी अच्छी तरीके से एक कपल की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। कोरिलाइनस को ऐसा लगता ही नहीं कि वो पहले अमीर हुआ करता था और कैपिटल ग्रुप से बिलोंग करता है। वो तो डिस्ट्रिक्ट 13 में भी लूसी के साथ काफी अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन कोरिलाइनस कहता है कि मुझे सारे गरीब लोगों को इक्वल दर्जा देना है। पर लूसी उसे इतना समझाती है कि तुम अकेले सब चेंज नहीं कर सकते, हम यहाँ पर अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, तो तुम्हें इतनी ज्यादा जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की कोई जरूरत नहीं। कोरिलाइनस भी इस बात को समझकर लूसी की बातों से एग्री करता है और वो दोनों इसी तरीके से अपनी जिंदगी वहाँ पर गुजारने लगे थे। हमारी ये एडवेंचरस कहानी भी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।